गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से आईआर एब्जॉर्प्शन बैंड हमें किस तरह से मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जितने भी क्रियात्मक समूह है वो आईआर के अंदर कहाँ कहाँ पर अवशोषण शो करते हैं। तो पहला हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो है अल्कोहल। अल्कोहल में आईआर में दो तरह के हमें बैंड देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मिलता है, दूसरा हमें CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिलता है। जो हमारा OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो 3650 सेंटीमीटर इन्वर्स से 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। बच्चों यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि यदि हमारा ऐसे सॉल्वेंट में हमने वो स्पेक्ट्रा लिया है जिसके अंदर की हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा 3650 सेंटीमीटर से 3590 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें शार्प पीक देखने को मिलेगी, क्योंकि वह उसमें किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर हमारा जो OH ग्रुप है वो फ्री है। लेकिन यदि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है तो हमें बहुत ही ब्रॉड पीक देखने को मिलती है 3580 से सेंटीमीटर इन्वर्स से 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड। वहीं हमें CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो देखने को मिलता है 1260 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को हमें मिलता है। अब बच्चों हमने हाइड्रोजन बैंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करी थी OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर, तो आपको ये डायग्राम देख के ही सब समझ में आ रहा होगा कि यदि हम वेपर फेज के अंदर यदि पीक देखें तो हमें शार्प पीक मिल रही है 3640 सेंटीमीटर के अराउंड, जबकि हमें कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर हमें 33 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलती है। इसी तरह से आप देखिए कि यदि हम एसिटिक एसिड का डाइमर फॉर्म देखें, ये डाइमर फॉर्म में एसिटिक एसिड रह रहा है, तो यदि लिक्विड फेज में हम देखें तो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड पीक देखने को मिल रही है 3000 से 25 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रही है, जबकि वेपर फेज के अंदर ही हमें बहुत शार्प पीक मिल रही है 35 से 30 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिल रही है। इसी तरह से बच्चों देखो, ये तो बात हुई। अब यहाँ पे डिफरेंस समझने वाली बात यह है कि यदि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में भी किस तरह से शिफ्टिंग हो रही है, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डाइल्यूशन का, जबकि हमारा जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है यदि हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं सॉल्यूशन को। अब सेकंड आता है हमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइड और एस्टर। बच्चों इन सब के बीच में इन जितने भी जो ये क्रियात्मक समूह के नाम मैंने लिए हैं, ये लिखे हुए आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सभी के अंदर CO ग्रुप हमें कॉमनली मिलता है। अब इस CO ग्रुप जो है वो कहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, और इसमें जो ग्रुप जुड़ रहे हैं उनसे CO ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा जो CO ग्रुप का जो एब्जॉर्प्शन है वो जनरली हमें कहाँ देखने को मिल रहा है 1800 से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। अब बच्चों जैसे जैसे जो CO ग्रुप पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनसे CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो पहला हम देखेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में आप ये देखिए कि अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन तथा एरोमेटिक कीटोन में संयुग्मन के कारण CO तनन कंपन का अवशोषण बैंड निम्नतर तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो CH3 ग्रुप है तो हमें 1720 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कॉन्जुगेशन में आ जाए, बच्चों कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर CH3 ग्रुप क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, CO ग्रुप को दे रहा है, इस वजह से ये हायर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। मगर यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस करते हुए आपके इसके साथ रेजोनेंस हो रहा है CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में, इसी वजह से ये लोअर वेवलेंथ पे शिफ्ट हुआ है, सॉरी लोअर वेवलेंथ नहीं, लोअर फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट हुआ है। इसी तरह पे यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गई, बेंजीन रिंग की वजह से भी यही होगा कि ये लोअर जो आपकी वेव नंबर है उस पर शिफ्ट हो जाता है। सेकेंड इफेक्ट आता है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट। जनरली बच्चों IR और मीजोमेरिक इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड इन द सेंस +M इफेक्ट -M इफेक्ट, इन दोनों को हम कंबाइंड ही हमें इसको देखना पड़ेगा। तो सिंपल सा पहले तो हम मीजोमेरिक इफेक्ट देखते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट में यदि +M इफेक्ट है तो जो हमारा तनन है, CO का जो तनन कंपन है वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे चला जाता है, जबकि -I इफेक्ट के कारण वो हायर फ्रिक्वेंसी पे चला जाता है। और बच्चों ये बहुत अच्छे से आपको रेजोनेंस में ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इनमें हो रहा है।
सेकंड आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने कहा आपको कि हमें प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट को भी इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो प्रेरणिक प्रभाव का CO तनन कंपन पर प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। कुछ यौगिकों में प्रेरणिक प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव से अधिक प्रभावी होता है, तो कुछ में इसके विपरीत मेसोमेरिक प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव से अधिक प्रभावशाली होता है। -I प्रभाव से कार्बनिक अवशोषण बैंड उच्च तरंग संख्या की तरफ स्थापित होते हैं, जैसा कि हमें एसिटिल क्लोराइड में देखने को मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि जिस CH3 ग्रुप है इसको हमने रिप्लेस किया NH2 ग्रुप से। अब देखिए इसमें रेजोनेंस करते हुए इलेक्ट्रॉन CO के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें क्या लोअर फ्रिक्वेंसी पे पीक मिल रही है। इसी के अराउंड यदि हम Cl ग्रुप को इससे रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ -I इफेक्ट जो है हमारा -I इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट से कहीं ज़्यादा है, तो हमें 1815 से 1785 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है। वहीं हम आप ये देखिए यहाँ पर आप यदि एस्टर ग्रुप देखें तो एस्टर ग्रुप में क्या हुआ, एस्टर ग्रुप में भी हमारे साथ क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारा C कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह -I इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट। तो ये हमें 1750 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रही है। सेकंड आता है, सेकंड हम बात करेंगे जो हमारे रिंग कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक कंपाउंड हैं, उन पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। एलिफेटिक तथा 6 सदस्य चक्रीय कीटोन तनाव से मुक्त होते हैं, परंतु वलय का आकार घटने के साथ ही बंद कोण में तनाव उत्पन्न होता है और इसकी वजह से जो CO तनन कंपन है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा बढ़ जाती है और इस आवश्यक ऊर्जा के बढ़ने से तरंग संख्या का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए अपने एसीटोन में 1720 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन मिल रहा है, वहीं हमें 6 मेंबर रिंग में 1715 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिल रहा है। तो 5 मेंबर रिंग होते हैं 1750, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी पे हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो शिफ्ट हो गया। इसी तरह 4 मेंबर रिंग होते हैं, हमें 1775 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों बात आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल द्रव अथवा ठोस अवस्था या सांद्र विलयन में प्रबल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण द्विलक के रूप में होते हैं। फलस्वरूप OH समूह का अवशोषण बैंड निम्नतर तरंग दैर्ध्य की तरफ खिसक जाता है तथा विशेष रूप से बैंड प्राप्त होता है हमें। CH तनन कंपन में अतिव्यापन करता है और 3300 से 2500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन बॉन्ड देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बंध में CO अवशोषण बैंड भी लोअर फ्रिक्वेंसी पे यानी 1725 से 1705 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये आपका सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है, ये डाइमर की फॉर्म में। तो OH हमें क्या 3300 से 2500 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें ब्रॉड पीक देखने को मिल रही है, वहीं हमें CO के लिए 1725 से 1705 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब यदि हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें भी आप ये देखिए, वही हमें 3300 से 2500 सेंटीमीटर के अराउंड ही मिलेगी, मगर हमारा जो CO जो है वो और भी ज़्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी पे चला जाता है, 1665 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। अब बात आती है एस्टर की। एस्टर में CO तथा CO तनन कंपन के कारण 1750 से 1735 सेंटीमीटर इन्वर्स तथा CO के लिए हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें बैंड देखने को मिलते हैं। संतृप्त एलिफेटिक एस्टर में हमें 1750 से 1735 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम अल्फा बीटा असंतृप्त एरिल एस्टर का कार्बोनिल समूह निम्नतर तरंग दैर्ध्य की तरफ विस्थापित हो जाता है, तो यहाँ पर हमें जो CO देखने को मिलेगा वो के कारण जो 2 अवशोषण बैंड मिलेंगे वो 1300 से 1000 सेंटीमीटर क्षेत्र में ही प्रदर्शित होंगे। सेकेंड 5th पॉइंट है हमारा अमाइड। अमाइड में जो आपका कार्बोनिल और अमीन दोनों ग्रुप अलग जुड़े होते हैं जो अलग अलग अवशोषण देते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के लिए जो हमें पीक मिलती है वो 16 से 95 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें स्ट्रॉन्ग बैंड देखने को मिलता है, जबकि हमें अमाइड के लिए यदि हम NH2 समूह के लिए देखें तो हमें 2 बैंड देखने को मिलते हैं। एक तो 3350 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है, एक 3180 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। और ये हमें किस वजह से मिलता है कि जो द्वितीयक अमीन होते हैं उसमें NH का जो तनन कंपन है इसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा एसिड हैलाइड्स।
एसिड हैलाइड में CO समूह का तीव्र अवशोषण बैंड 1815 से 1785 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। संयोग में एसिटिल हैलाइड में यह बैंड निम्नतर तरंग संख्या पर विस्थापित हो जाता है। एरोमेटिक एसिटिल क्लोराइड तथा कार्बोनेट समूह में हमें 1800 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड में भी हमें CO के कारण दो बैंड देखने को मिलते हैं, एक तो 1818 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, दूसरा हमें 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड में देखने को मिलता है। लास्ट हमारे पास आता है अमीन। अमीन में बच्चों यहाँ पर यदि हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो हमें दो अवशोषण बैंड देखने को मिलते हैं, एक तो 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड और 3400 सेंटीमीटर के इनवर्स के अराउंड मिलते हैं। लेकिन यदि हम सेकेंडरी अमीन की बात करें तो 3350 से 3310 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एक बैंड देखने को मिलेगा, जबकि हमारा जो टर्शरी अमीन है उसमें हमें किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, यानी NH की वजह से हमें पीक मिल रही है। तो यदि हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो हमें किसी भी तरह का अवशोषण बैंड देखने को नहीं मिलता है। फिर आता है आपका लास्ट आता है आपका ईथर। ईथर के अंदर आप ये देखिए कि जो असममित तनन है, कंपन के कारण हमें 1150 से 1085 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और सिंपल सा एग्जांपल इसका आइसोप्रोपिल आप ईथर का देखें तो 1770 से 1114 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें ट्रिपलेट देखने को मिलता है। अब बच्चों ये तो सारी बात हुई कि किस तरह से कहाँ एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। अब सेकंड हमारे लिए जो समझने की बात है वो ये है कि कौन सी रेंज में कौन सा एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप 2800 से 3600 के बीच में हमें OH, NH और CH के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है। या हम कहेंगे इसको या हम ये कहेंगे कि ये हमारा कौन सा रीजन है, ये हमारा हाईएस्ट एनर्जी रीजन है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका 2000 से 1600 के अराउंड जो आपका रीजन है वो डबल बॉन्ड रीजन है, ठीक है। यहाँ पर हमें C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C के लिए एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। इसी तरह से यदि हम देखें तो हमें ट्रिपलेट के लिए भी 2300 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह से आप फिंगरप्रिंट रीजन को देखिए। जो हमारा फिंगरप्रिंट रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन कितने पर है हमारा 1200 से 650 के बीच में। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रीजन भी ये कहलाता है। और इस रीजन में हमें बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो बहुत ज़्यादा सिमिलर स्पेक्ट्रा यदि दिखाते हैं मगर इस रीजन में जाके वो अपना एक अलग पीक भी शो करते हैं। तो बच्चों ये हमने बात करी है IR स्पेक्ट्रा के अंदर किस तरह से हमें एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम एक एक क्रियात्मक समूह को लेके चलेंगे और उनमें किस तरह का एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।